चलो, हाय एवरीवन यार. myself डॉक्टर मिलिंद. आई होप एवरीबॉडी हैज जॉइंड. अब अपने यार आज अपना फाइनल कंक्लूसिव लेक्चर लिखेंगे ऑन द कार्डियोलॉजी. ठीक है. दैट इज हाइपरटेंशन, है ना. मोस्ट कॉमन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रिवेलेंट comorbidities throughout the world is hypertension. It looks simple, but it is not as simple as we think, है ना. Because most of the patient are unaware that they are hypertensive, and those who are aware, we do not manage them as cautiously as we should do, because we need to optimize the therapy to maintain the BP under 130 by 80 most of the times. Just starting antihypertensive doesn't mean that we have did the right treatment, because the small raises in the BP throughout his life, like from he is if having constantly 146 BP and we are ignoring that, na, at the course of years it will cause atherosclerosis, it will increase his risk of myocardial infarction, hemorrhage, and also peripheral arterial disease. So the managing of hypertension should be taken very cautiously, है ना. तो आज के लेक्चर में अपने हाइपरटेंशन के टाइप्स पढ़ेंगे, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी. उसका कॉज पढ़ेंगे, दोनों के अंदर क्या क्या होता है, और हाउ विल यू मैनेज बोथ टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन. बट आवर प्राइमरी फोकस विल बी primary hypertension, because secondary hypertension is mainly a genre of एंडोक्राइनोलॉजी, है ना, जो कि अपने अभी फ्यूचर में थोड़े दिनों में डिस्कस करेंगे. तो स्टार्टिंग विथ हाइपरटेंशन, अर्लियर अपने क्या होता था यार, जो लेटेस्ट अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन AHA जिसको बोलते हैं, जिसकी 2017 की जो लास्ट गाइडलाइन है, उसके अनुसार उससे पहले अपने 140 से ऊपर बीपी होता था ना, तो ये अपने उसको हाइपरटेंशन की कैटेगरी में रखते थे, और 130 से 140 वी कंसीडर इट एज प्री हाइपरटेंसिव पेशेंट, है ना, और अपने उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइस करते थे. बट नाउ इट इज, as they observed by the research, ki yaar, that stage of 130 by 140 is potentially harmful for the patient. So now that is also considered under hypertension. So 120 by 180, 120 by 80 से कम is normal, 120 से 130 या फिर 80 से कम is आप उसको बोलोगे not pre-hypertensive stage, but that is another term they produces elevated BP. और 130 से 140 it is stage 1 hypertension, और 80 से 89 भी stage 1 आएगा, and then above 140 everything is called stage 2 hypertension. So this is basically the classification of hypertension. तो make it a habit, आप जैसे मान लो to learn these ना, the best way is to practice them. तो आप पेरीफेरी पे बैठे हो एंड ए पर्सन comes with a BP of 150 by 96, तो make it a habit to label it as stage 2 hypertension rather than just hypertension. Second of all, there are two other things, hypertensive crisis and hypertensive. एक तो crisis हो गया और एक hypertensive urgency हो गया. What is hypertensive urgency and crisis? Crisis को ही emergency बोलते हैं. तो hypertensive urgency तो क्या है, जैसे BP 180 से 180 by 120 से ज्यादा है, लेकिन पेशेंट को कोई एंड ऑर्गन डैमेज नहीं है. एंड ऑर्गन डैमेज, एंड ऑर्गन क्या क्या होता है, दिमाग होता है, दिल होता है, किडनीज होते हैं, आईज होती है ना. तो मतलब पेशेंट अल्टर्ड सेंसोरी में ICH नहीं हुआ, या फिर पेशेंट को फंडल ब्लीड या पेपिलिडीमा नहीं हुआ, या हार्ट में पेशेंट को हार्ट फेलियर या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन नहीं हुआ, और किडनीज में पेशेंट को AKI एक्यूट किडनी इंजरी नहीं हुआ. सो दीज ऑल आर एंड ऑर्गन डैमेज. तो अगर सिर्फ BP ज्यादा है ना, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, ये पेशेंट है जो आपके पास कॉमनली व्हेन यू विल सिट इन द पेरिफेरी और इन द टर्शरी सेंटर ना, आपके पास पेशेंट आएगा, एक चलता फिरता 40-year-old पेशेंट आ रहा है, डायबिटिक है, और वो बोल रहा है डॉक्टर साहब मेरा सर दुख रहा है 4 दिनों से, और उन्होंने बीपी देखा, बीपी आपने देखा 180 बाय 100 है, आपने एज ए गुड डॉक्टर उसकी चेस्ट ऑस्कल्टेट करी, हाँ भाई पेशेंट फेलियर में भी नहीं है, आपने ECG करा ली, ECG में कोई MI भी नहीं है,
आपने उस पेशेंट का सेंसोरियम देख लिया, सेंसोरियम भी बहुत बढ़िया है, और एज ए वेरी गुड फिजिशियन यू डिड ए फंडोस्कोपी, है ना, आपने देखा है फंडस में भी कोई पेपिलिडीमा या फिर फंडल ब्लीड नहीं है, तो यू लेबल इट एज हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, यू डोंट नीड टू एडमिट दैट पेशेंट, है ना। ऐसे ये भी आपको जज करना जरूरी है किस पेशेंट को एडमिट करना है, किसको घर पे भेजना है। तो आप उसको काउंसिल करोगे कि देखो आपका बीपी बढ़ा हुआ है, यू प्रिस्क्राइब वन एंटी हाइपरटेंसिव ओनली, है ना। देखो, शुगर और डायबिटीज के बारे में एक रूल समझ लो, hyperglycemia and hypertension are not as deadly as hypotension and hypoglycemia. The thing I want to convey is never overtreat the patient, है ना। तो एंटी हाइपरटेंसिव एज वेल एज oral hypoglycemic agents, they both take at least around 1 week to work, है ना, to reach their peak potential. तो आपको कभी भी ड्रग इंड्यूस्ड हाइपोटेंशन या ड्रग इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करना, बिकॉज दोज आर द इमीडिएटली फेटल कंडीशन। हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपरटेंशन कॉजेज स्लो प्रोग्रेसिव डैमेज, बट इमीडिएटली फेटल क्या होता है, जैसे मैं शॉक में चला गया, आई कैन डाई इमीडिएटली। इफ आई हैड ए हाइपोग्लाइसीमिया एंड नोबडी इज विथ मी टू टेक केयर ऑफ, I can also, it will be fatal for me. So the thing is, always judiciously increase the drugs, धीरे धीरे आप ड्रग्स बढ़ाइए। तो आपके पास एक पेशेंट है जिसका 180 व 100 बीपी है, और उसका एंड ऑर्गन डैमेज का, एज ए वेरी गुड फिजिशियन यू डिड ऑल द वर्क, अब आपको कोई एविडेंस नहीं मिला, आपने उसको क्या दिया, टेलमिसार्टेन दिया, या फिर आप पेरीफेरी पे बैठे हो, आपको आरएफटी भी नहीं पता, तो आपसे आपका ऑर्थो वाला दोस्त पूछे क्या बीपी की मेडिसिन दूं, आप बोल दो एम्लोडिपिन। आपको आपकी गायनी वाली फ्रेंड पूछे क्या बीपी की मेडिसिन दूं, आप बोल दो एम्लोडिपिन। आपको सर्जरी का रेजिडेंट पूछ रहे क्या बीपी की मेडिसिन दूं, आप बोल दो एम्लोडिपिन। आप ये क्यों बोल सकते हो, बिकॉज एम्लोडिपिन डिरेंज आरएफटी में भी सेफ है, और यूजुअली इट इज आवर फर्स्ट और सेकंड चॉइस एज ए हाइपरटेंशन, एज ए एंटी हाइपरटेंसिव। तो होता क्या है, टेलमिसार्टेन एंड रेमिप्रिल रिक्वायर्स बेसलाइन आरएफटी एंड पोटेशियम मॉनिटरिंग। तो अगर आपका पेशेंट पेरीफेरी में, जैसे आप में से काफी लोग अभी एमओ हो या एमओ बनोगे या रेजिडेंट बनोगे, तो जब आपके पास रिपोर्ट नहीं होती, आप इमरजेंसी बैठो, जस्ट गिव हिम एम्लोडिपिन, इट इज लाइक ए गो टू ड्रग फॉर यू, है ना। ये हमेशा आपको ध्यान रखने कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिप्स ऑफ द ट्रेड। तो अब होता क्या है कि आपके पास पेशेंट आया, तो आपने उसको सिंगल एंटी हाइपरटेंसिव दे दिया, आपने 1-2 घंटे इमरजेंसी में उसको रखा, आपने एंटीएमेटिक लगा दिया, ठीक है, हेडेक के लिए उसको एक एनसेड दे दिया, एक पैरासीटामोल दे दिया। 1 घंटे बाद आपने बोला कि आप 1-1.5-2 घंटे तक रेस्ट करो, उसका बीपी आया 160, और वो बोलता डॉक्टर साहब अभी ठीक लग रहा है। आपने बीपी लिया 160, और ही विल आर्ग्यू कि आपने तो मेरा सही इलाज ही नहीं करा, बीपी कम नहीं करा। तो आपको उसको काउंसिल करना है, सी द बीपी ड्रॉप शुड बी स्लो एंड प्रोग्रेसिव, नॉट ए रैपिड बीपी फॉल, अदरवाइज ही विल लैंड इन हाइपोटेंशन। आप उसको बोलोगे कि अभी एकदम से बीपी नहीं कम करना है, आप 7 दिन घर पे जाइए, सिम्टम आए तो पहले आइए, वरना 7 डेज बाद यू गेट ए फॉलो अप। इफ 7 डेज बाद भी उसका बीपी स्टिल हायर साइड है, यू एड अनदर एंटी हाइपरटेंसिव। दैट इज ए केस ऑफ hypertensive urgency. Another thing that is hypertensive crisis, मतलब क्राइसिस है, मतलब इमरजेंसी है, मतलब डैमेज हो रखा है, मतलब पेशेंट को या तो 200 बीपी है और उसका हेमरेज हो रखा है, तो आप उसको इमीडिएटली कम डाउन लाओगे, बिकॉज उतने ज्यादा प्रेशर से द ब्लीड का वॉल्यूम विल इंक्रीज, एंड ब्रेन इज ए लिमिटेड स्टोर्ड कैविटी, अनलाइक आवर एब्डोमेन। एब्डोमेन तो डिस्टेंड हो सकता है, इट कैन एक्यूमुलेट ए 9 month old baby also, but our brain is a fixed structure, it is bounded by the skull, तो इट डू नॉट हैज द कैपेसिटी टू डिस्टेंड। तो अगर आईसीएस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो यू विल डाई ऑफ हर्निएशन। सो इफ ए पेशेंट ऑफ 200 बीपी comes with intracerebral hemorrhage, your purpose is to immediately bring down the BP to save his life. Like if a patient of 200 BP comes with a heart failure, you immediately use IV nitroglycerin to take down the BP and improve the heart failure, otherwise heart will collapse. A patient of 200 BP comes with a MI, you don't thrombolize immediately, because above 180 is a contraindication of thrombolysis, you give IV nitroglycerin to decrease the BP.
तो आपको इन इन सिचुएशन के अंदर या फिर एक पेशेंट आ रहा है जिसका 200 बीपी है और ब्लड यूरिया 100 है, क्रिएटिनिन 1.9 है या 2.8 है, दैट इज AKI, तो भी आपका मकसद क्या है, इमीडिएटली ब्रिंग डाउन द बीपी। तो दीज आर हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज। इनके अंदर यू विल नॉट वेट फॉर स्लो रिजल्ट्स, you will go aggressive, you will use IV infusions to bring down the BP to save your organs like eyes, heart, kidney or brain. These all are the vital organs, ठीक है। तो these there are three things अपनों ने पढ़ दिया, हाइपरटेंशन की डेफिनेशन, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, और फाइनली अब अपने पढ़ते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या होता है, देयर इज नो like it is not idiopathic. One second, hold on. तो दैट इज नॉट इडियोपैथिक। उसके अंदर यू विल हैव ए कॉज, इधर देर इज ट्यूमर दैट इज कॉजिंग इंक्रीज रास लाइक कॉन सिंड्रोम, और इंक्रीज एल्डोस्टेरोन लाइक एक्टिविटी लाइक लाइकोराइस इंजेक्शन, और इंक्रीजिंग केस लाइक लिडल सिंड्रोम, ठीक है, या फिर आर्टिफिशियली इंजेस्टिंग द स्टेरॉइड लाइक कुशिंग सिंड्रोम, या फिर deformity of aorta like coarctation of aorta, where there is no specific pathology in the blood vessels. There is not idiopathic hypertension. You will have a specific secondary cause, that is why it is called secondary hypertension. तो यहाँ आपको बीपी मैनेज करने से, बीपी तो मैनेज करना है, बट मोर इम्पोर्टेंटली आपको कॉज को ट्रीट करना है, बिकॉज दीज आर द ओनली कॉज दैट आर एक्चुअली ट्रीटेबल एंड दे आर वेरी लाइफ थ्रेटनिंग. If you diagnose them, very good. If you treat them, it is ultimate for your patient. Your patient's life will be saved if you assess his hypertension properly. So this is the broad all the funda of hypertension. प्राइमरी हाइपरटेंशन का अपनों ने कॉज देख लिया, मल्टीपल फैक्टर होते हैं, पॉलीजेनिक होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, रिस्क फैक्टर होते हैं। रिस्क फैक्टर में कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं, ओबेसिटी, अपना डायबिटीज, स्मोकिंग और अल्कोहल, ठीक है, ये सब चीजें होती है। लेकिन आपसे पूछा जाए, या सबसे इंपॉर्टेंट साइको सोशल स्ट्रेस, बंदे ने स्ट्रेस ले रखा तो भी उसका बीपी बढ़ेगा, बिकॉज जब भी मान लो जैसे आपकी किसी से लड़ाई हुई है, तो लड़ाई होने के दौरान भी और सिंपैथेटिक ड्राइव इंक्रीजेस, आपका बीपी बढ़ेगा, दैट इज नॉर्मल फिजियोलॉजी। बट इफ यू आर इन कांस्टेंट स्ट्रेस, है ना, भले आपको कैरियर का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, एनीथिंग, it will constantly raise your cortisol levels, और over the time cortisol level rise होने के कारण you will get hypertensive. तो बट आपसे पूछा जाए कि यार आपके पास पेशेंट आया, a 40-year-old patient is a BP of multiple readings of 150 by 90, he is a grade 2 hypertension, you want him to start on antihypertensive, एंड ही सेइंग सर आई एम वेरी कॉम्प्लायंट टू ऑल योर इंस्ट्रक्शन, आप मुझे बताओ क्या काम करना है कि मेरा बिना दवाई के बीपी कम हो जाए और कम ही रहे। तो यू विल एडवाइज हिम वेट लॉस, बिकॉज वेट लॉस इज द मोस्ट इफेक्टिव प्रूवन मेथड। द सिंपल मैथ इज 1 kg ऑफ वेट लॉस डिक्रीज योर सिस्टोलिक बीपी बाय 1 mm ऑफ Hg। तो मान लो इफ योर पेशेंट इज ए मॉर्बिडली ओबेस 120 kg पेशेंट, और वो अपना 120 से 80 भी बीपी ले आता है, तो उसका बीपी 40 mmHg से फॉल हो सकता है। तो that is the most proven and best way. Other ways are also like decrease salt, decrease stress, stop the smoking. That will add only 1 to 1 to 1 to, but mmHg decrease in the BP. The best way is to go for weight loss. Then risk factor के बाद अपने treatment पढ़ेंगे। तो the general treatment is first 3 drugs that we prefer is, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट अपने एस या AR भी प्रेफर करता है अगर पेशेंट यंग है, लेस देन 55-year-old है। मोर देन 55-year-old है तो फर्स्ट चॉइस क्या होती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो एस इनहिबिटर या ARB, देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और 2 ड्रग पे भी कंट्रोल नहीं होता, देन वी ए डायूरेटिक। कौन सा प्रेफर्ड करते हैं, थायजाइड डायूरेटिक। अगर कोई पेशेंट 3 ड्रग के बाद भी उसका बीपी नहीं कंट्रोल हो रहा, तो कोई चैट में बताएगा व्हाट इज द टर्म दैट वी यूज फॉर द पेशेंट हुज बीपी इज नॉट कंट्रोल्ड इवन ऑन 3 drugs including a diuretic? Anybody can tell?
हाँ सही है आयुषी, रिफ्रैक्टरी और वी कैन से बेटर इज भूमरज रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, दैट इज रेजिस्टिंग टू द ड्रग। तो इसका कॉमन कॉज जो अपनी प्रैक्टिस में आता है दैट इज सीकेडी, है ना, क्रॉनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है वो रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन होता है। आप अगर किसी ने हॉस्पिटल में ड्यूटी करी हो, 5-5 एंटी हाइपरटेंसिव ले रहे होते हैं, स्टिल देयर बीपी इज 180 कॉन्स्टेंटली, बिकॉज वहाँ वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा होता है। वॉल्यूम ओवरलोड इज द मेन थिंग देयर। और दूसरी चीज आपको सोचनी होती है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। तो आपने 3 ड्रग दोगे। अब ये जनरल रूल ऑफ थंब है, और मैंने आपको बताया, आप मान लो मेरी सारी बातें आज का चैप्टर भूल जाओ और आपको पूरा चैप्टर नहीं याद आ रहा, आप पेरीफेरी में बैठे हो, आप सेंट्रल इंस्टीट्यूट कहीं भी बैठे हो, पेशेंट का बीपी ज्यादा है, इमरजेंसी में बैठे हो, आप रात को 3 बजे नींद में हो, आपका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, क्या दे दो, एम्लोडिपिन दे दो एंड वेट, है ना। ऐसा नहीं है एम्लोडिपिन कोई जादू है कि आधे घंटे में बीपी 200 से 100 पे ले आएगा, ऐसा करना भी नहीं है, बिकॉज इट इज फेटल फॉर योर बॉडी। आपको स्लोली बीपी लाएगा। इट इज अ वेरी गुड एंड इफेक्टिव ड्रग, इट इज लॉन्ग एक्टिंग यूजुअली। सो अब इसके अलावा अपने स्पेसिफिक इंडिकेशन पढ़ेंगे, जैसे डायबिटिक है तो वी यूज एस एंड एआरबी। कैन एनीबडी टेल व्हाई वी यूज एस और एआरबी इन अ डायबिटिक पेशेंट विथ हाइपरटेंशन? कैन एनीबडी? बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे मत करो। द मेन रीजन इज बिकॉज, हाँ बिल्कुल सही है यशराज, आपको टू प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव होता है, बहुत सही बहुत सही, इट डिक्रीजेस द चांसेस ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इट स्लो द प्रोग्रेस ऑफ डायबिटिक रेफ्रोपैथी एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी। एक इंटरेस्ट के लिए आपके लिए बताता हूँ, क्योंकि आपको फार्मा का एक क्वेश्चन बचता है कि डायबिटीज में आपने पढ़ा होगा, डायबिटीज के पेशेंट का कई बार ब्लड विजन होता है और बायलेटरली होता है, बिकॉज कॉन्स्टेंटली ग्लूकोज ज्यादा होता है, तो ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू सॉर्बिटॉल। तो आजकल उसके लिए एक ड्रग आ रखी है, कई सालों से कॉस्टली है बट इट इज वेरी इफेक्टिव। जो पेशेंट लंबे टाइम से अनकंट्रोल्ड हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट है, तो उनमें कैटरेक्ट की प्रोग्रेशन को कम करने के लिए, लेंस की डिरेंजमेंट को कम करने के लिए कौन सी ड्रग देते हैं जो कि ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल या ग्लूसीटॉल बनने के प्रोग्रेशन को कम कर देती है? कोई भी बताओ, किसी ने फार्मा पढ़ी है तो। ऐसे मत करो यार। चलो, एपालरी स्टेट, है ना, अगर आपने मैं बोला हूँ तो प्रोबेबली आपको याद है, एपालरी स्टेट, ईपीएल, एपालरी स्टेट, है ना, बहुत वंडर ड्रग है। तो अगर आपका कोई पेशेंट लंबे टाइम से अनकंट्रोल्ड हाइपरग्लाइसेमिक है, यंग पेशेंट है, अफोर्डेबल पेशेंट है, गिव हिम दिस ड्रग, इट विल डिक्रीज द चांसेस ऑफ लैंडिंग इन द कैटरेक्ट, ठीक है। तो अगर आपकी बताना, इफ आफ्टर completion of medicine, if you all will be willing enough, enough student will be there, तो अपने एग्जाम के अनुसार एक फार्मा का वन वन मंथ का अपने फार्मा भी रख सकते हैं, है ना, इफ इट ऑल सूट्स यू। तो अब अपने आते हैं, पेशेंट अगर डायबिटिक है, वी यूज एस इनहिबिटर एंड एआरबी। if patient is of heart failure, we prefer ACE-ARB and beta blocker, because these are the two drugs that decrease the mortality in a patient of heart failure. The third drug is the new drug, wonder drug of our age, that is SGLT2 inhibitors, that decrease the mortality in both diastolic and systolic heart failure, that is uh, dapagliflozin, जो कि easily cheap available है अपने इंडिया में। देन अपने बात आते हैं, तो पेशेंट का हाइपरटेंशन के साथ आपको देखना पड़ेगा उसको और क्या बीमारी है साथ में। जैसे अगर उसको हार्ट फेलियर है साथ में, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटीज एसीआरबी और बीटा ब्लॉकर रहेंगे। पेशेंट को एमआई या सीएडी है साथ में, तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी एसीआरबी और बीटा ब्लॉकर रहेंगे, तो डिक्रीज द मोर्टेलिटी। अगर आपके पेशेंट को पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज है, देन यू विल अवॉइड द बीटा ब्लॉकर एंड यू विल गो फॉर एस इनहिबिटर। और डिप्रेशन के पेशेंट में यू विल अवॉइड द बीटा ब्लॉकर, बिकॉज रिमेंबर बीटा ब्लॉकर मेक्स यू प्रोन फॉर डिप्रेशन, ठीक है, बीटा ब्लॉकर आर प्रूवन टू इंक्रीज द डिप्रेशन। तो you should avoid in those patient, or patient of hypertriglyceridemia, hypercholesterolemia, you will avoid beta blocker in these patients, क्योंकि it will also derange your lipid profile।
तो ये 4-5 कंडीशंस होती है जहां अपना जुडिशियस यूज ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव करना है, कि एक तीर से दो निशाने मारने हैं, कि आपका जो हार्ट फेलियर है वो भी सही हो रहा है, आपका बीपी भी सही हो रहा है। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन है तो डायूरेटिक देना, ये अपना हाइपरटेंशन का सारा ट्रीटमेंट होएगा। कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बता दी, एंड ऑर्गन डैमेज होंगे ऊपर से लेके नीचे तक सारे। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में आई विल गिव यू एग्जांपल। देखो, सेकेंडरी हाइपरटेंशन मतलब अंडरलाइन कोई कॉज है जो कि हाइपरटेंशन करवा रहा है। जैसे आपको वर्कअप क्या क्या करना है, मान लो आप ओपीडी में बैठे हो, पहली बात सोचना कब है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, व्हेन ए 25 year old with no comorbidity comes you with hypertension, think of secondary hypertension. Let that is less than 30-year-old with no comorbidity, think of secondary hypertension. या फिर बहुत ओल्ड एज है उसमें हाइपरटेंशन हो रहा है, आप सोचोगे ओल्ड एज में तो हाइपरटेंशन कॉमन है। ओल्ड एज के अंदर हाइपरटेंशन वर्स होना कॉमन है, लेकिन 60 के बाद पहली बार डायग्नोज होना इज नॉट कॉमन। यूजुअली वो पेशेंट ऑलरेडी 50-40 के होते हैं या 55 के होते हैं जब उनको डायग्नोज होता है, लेकिन 60 से पहले उसकी मल्टीपल रीडिंग है जिसमें बीपी हमेशा नॉर्मल है, लेकिन 60 के बाद एट द एज ऑफ 70 इज डेवलपिंग ए हाइपरटेंशन, तो यू शुड थिंक ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। दूसरा रीजन कब आप सोचोगे, जब आप पेशेंट आपके पास ओपीडी में बार बार आ रहा है, उसको सीकेडी भी नहीं है, और 1 सेकेंड, हेलो, हाँ, तो एफ अगर ओपीडी में वो बार बार आ रहा है और उसके आपने 4 ड्रग्स दे दी और बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आपको सोचना पड़ेगा यार ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो इसका कॉन्स्टेंटली बीपी बढ़ा के रख रही है, कोई अंडरलाइंग सेकेंडरी कॉज तो नहीं है। तो दिस ये इन दो सिचुएशन में, जब एज अपोजिट स्पेक्ट्रम पे हो, बहुत यंग हो बहुत ओल्ड हो, या फिर उसका अनकंट्रोलेबल बीपी हो, आपने 3 to 4 ड्रग्स भी दे दी उसके बाद भी बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, थिंक ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब हाउ विल यू असेस सेकेंडरी हाइपरटेंशन, आप सोचोगे कि यार मैं पीएचसी पे बैठा हूं, अब मैं कैसे देखूं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। देयर आर वेज टू सी दैट। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सी हिज बोथ आर्म बीपी, है ना, बोथ आर्म बीपी देखोगे और लोअर लिम्ब का बीपी देखोगे, तो क्वेक्टेशन ऑफ एओर्टा आपका यहाँ रूल आउट हो जाएगा। मान लो ए अपर लिम्ब में बीपी ज्यादा है, लोअर लिम्ब में कम है, तो आपका स्पॉट डायग्नोसिस बना क्वेक्टेशन ऑफ एओर्टा, और पता चला वो पेशेंट 10 अलग अलग डॉक्टर के पास गया था, किसी ने ये चीज देखी नहीं, आपने देखी, इट इज वंडर, और यू कैन डायग्नोज इट एट पीएचसी। क्वेक्टेशन ऑफ एओर्टा पे कैन एनीबॉडी टेल, देयर इज अ साइन ऑन द बैक ऑफ द पेशेंट, है ना, बैक पे एक साइन मिलेगा, कैन एनीबॉडी टेल व्हाट दैट साइन इज कॉल्ड। प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है आपका। इट इज नोन एज शूजमान साइन, है ना। वहां क्या होता है, आपको इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला जो होती है वहां यू फाइंड कोलेटरल्स, क्योंकि यहाँ कोएक्टेशन हो गया, यहाँ कोएक्टेशन नैरोइंग हो रखी है, तो यहाँ पीछे इंटरकोस्टल आर्टरीज पीछे के द्वारा सप्लाइड हो जाती है, तो दैट इज हाउ डिसेंडिंग एओर्टा इज सप्लाइड बाय द इंटरकोस्टल आर्टरीज बाय दिस कोलेटरल, दैट इज नोन एज शूजमान साइन। यू विल फाइंड डायलेटेड टॉर्चुरस आर्टरीज, और मोस्टली ऑन ऑस्कल्टेशन यू कैन हियर ब्रीव। ठीक है, तो आपने देखा यार, चारों लिम्ब का बीपी देखने से आपने एक कॉज रूल आउट कर दिया, कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा। फिर आपने पेशेंट से हिस्ट्री ली कि और क्या दिक्कत हो रही है, वो बोलेगा कि साहब मेरे मांसपेशियां बहुत दुख रही है ना, हाथ दुखते रहते हैं, पैर दुखते रहते हैं। ध्यान रखना, एक हाइपरटेंशन में बॉडी एक इज वेरी कॉमन, एंड इन हाइपरग्लाइसेमिया लाइक हाइपोग्लाइसेमिया यू ऑल नो, पेल्पिटेशन, घबराहट, पेशेंट विल हैव लाइक एग्रेशन, मूड स्विंग्स, ठीक है, और स्पीच में डिफिकल्टी आएगी, दीज ऑल आर सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। जब हाइपरग्लाइसेमिया और हाइपरटेंशन होता है ना, तो बॉडी एक होती है, लेकिन इसमें क्या आएगा, अलग से मसल वीकनेस आएगी, वो बोलेगा मैं पूरे दिन बेड पे पड़ा रहता हूँ, बिकॉज इस पेशेंट में हाइपोकेलेमिया होगा, जो कि आपका एक पीएचसी पे तो नहीं लेकिन सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकता है। तो आप सिर्फ कॉन्स का डायग्नोसिस कैसे सोच सकते हो, हाइपरटेंशन है विद हाइपोकेलेमिया, थिंक ऑफ कॉन्स। अदर कॉज भी हो सकते हैं, लिडल सिंड्रोम भी हो सकता है उसको, लाइकोराइस इंजेक्शन भी हो सकता है, बट एक कॉन्स इज द वन थिंग दैट इज इमीडिएटली ट्रीटेबल एंड वेरी वेरी डेडली। तो आप इतनी सी चीजें देख के यू कैन थिंक ऑफ कॉन्स, आप उसका रेनिन एल्डोस्टेरोन रेशियो कराओगे, तो दैट विल बी ए गुड डायग्नोसिस। तो आपको छोटी छोटी चीजें असेस करनी आनी चाहिए जो कि आपके एक पेरिफेरी लेवल पे भी अवेलेबल है।
फिर और क्या करवाओगे पेशेंट को? पेशेंट का देखोगे आप, मान लो मून फेस है, बफेलो हम्प है, एब्डोमेन पे स्फीयर है, तो आप उससे पूछोगे कि क्या तकलीफ रहती है, वो बोलेगा डॉक्टर साहब जोड़ों में दर्द रहती है। लाइक इट 50 ईयर ओल्ड लेडी कम्स यू कि डॉक्टर साहब मेरे जोड़ों में दर्द रहता है, और बाहर से डॉक्टर की दवाई महंगी आती है, तो मैं गांव से ही है ना सालों से, वो आपको टैबलेट दिखाएगी, दैट विल बी टैबलेट ऑफ प्रेडनिसोलोन 20 mg, एंड शी इज टेकिंग दैट फॉर 20 years। तो 20 साल तक एक्सेस स्टेरॉइड लेने से, एक्सोजीनस एक्सेस स्टेरॉइड लेने से क्या हुआ, उसके अंदर कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ रहा है, एंड दैट इज रेजिंग द हाइपरटेंशन एंड प्रोड्यूसिंग द फीचर्स ऑफ कुशिंग्स। तो इस पेशेंट में आप बीपी को तो ट्रीट करोगे, लेकिन उसका स्टेरॉइड धीरे धीरे टेपर करोगे, एकदम से होल्ड नहीं करोगे, तो पेशेंट का हाइपरटेंशन भी धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगा। तो दैट इज हाउ यू डायग्नोज कुशिंग इन द ओपीडी। ठीक है, आपने कोएक्टेशन डायग्नोज कर लिया, कुशिंग डायग्नोज कर लिया, कॉन्स डायग्नोज कर लिया। ठीक है, तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू एज एमबीबीएस गाइज कि आप बेसिक हेड टू टू एग्जामिनेशन हमेशा करो, उससे मेजर मेजर ब्लंडर, मेजर मेजर डिजीजेस रूल आउट होती है, दैट विल सेव योर पेशेंट। ठीक है, तो अब आई हैव कंक्लूडेड लाइक होल द लेक्चर, नाउ वी विल गो थ्रू ऑल द स्लाइड्स। फाइनली बस मैं आपको बीपी लेना बता देता हूँ। अपने को लगता है बीपी लेना इज ऑल्सो ए टेक्निक, है ना। आप उसमें कुछ गड़बड़ी करोगे, दैट विल बी वरीसम फॉर यू एज वेल एज योर पेशेंट। तो बीपी लेने का मेन चीज क्या है, द रीडिंग शुड बी हायर ऑन एटलीस्ट 2 different ओकेजन, विथ एटलीस्ट मोर रिकॉर्डेड मोर देन 2 or more than 2 times। पहली बार में आप हाइपरटेंसिव नहीं बोलोगे अनटिल अनलेस पेशेंट एंड ऑर्गन डैमेज के साथ आ रहा है। देन सेकेंड ऑफ ऑल, बीपी देखना कैसे है आपको? पेशेंट को, मान लो एक पेशेंट दौड़ के आया है या बस के अंदर 300 किलोमीटर ट्रेवल करके आपके पास आया, और ओपीडी में बड़ी भरी सी भीड़ में जल्दी जल्दी पर्ची लेके और लाइन में लग के अब आपके पास बोल रहा डॉक्टर साहब बीपी ले लो, तो ठीक है, इफ इन योर रश ठीक है ले लेते हैं, बट द आइडियल वे इज टू एटलीस्ट मेक हिम रेस्ट 5 मिनट्स, एटलीस्ट मेक हिम रेस्ट 5 मिनट्स, बिकॉज जब भी आप स्ट्रेस में होगे, भले दैट इज फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस और पैथोलॉजिकल और फिजिकल स्ट्रेस, तो आपकी बॉडी का बीपी राइज होगा, तो इट विल मिसडायरेक्ट यू ऑन द ट्रीटमेंट। तो आप पेशेंट को बोलोगे आप आराम से 5-10 मिनट वेट करो, देन वी विल रीचेक द बीपी। अगर आप में से किसी की एएनसी एंटीनेटल क्लिनिक्स में पोस्टिंग लगी होगी, तो यू ऑल मस्ट हैव डन दैट कि आपने पेशेंट को बोलोगे थोड़ी देर रेस्ट करो फिर चेक करेंगे। देन सेकंड ऑफ ऑल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट इधर से बीड़ी फूंक के आ रहा है, इधर से आप उसका बीपी चेक कर रहे हो, बिकॉज निकोटीन सब्सटेंस टेंड्स टू इंक्रीज द बीपी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ऑल द सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक चेंज। तो आप पेशेंट 20 मिनट्स पहले अल्कोहल, सिगरेट और टोबैको कंज्यूम करके है, देन यू विल wait, we will advise him to not at least take prior to 20 minutes, ताकि मिसडायरेक्ट ना हो। देन कफ का जो लेंथ और साइज है ना, क्योंकि अगर आप में से कोई फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, सेकंड थर्ड ईयर का है, फर्स्ट ईयर का है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो पूछते हैं कफ का क्या होना चाहिए, तो कफ के अंदर एक ब्लैडर होता है, तो ब्लैडर की जो कफ का जो विड्थ होता है, विड्थ एटलीस्ट शुड बी 40% ऑफ योर आर्म साइज, और उसकी जो कफ की लेंथ होती है, दैट शुड बी एटलीस्ट 80 to 100% ऑफ योर आर्म सरकमफ्रेंस। आर्म सरकमफ्रेंस के दोनों, एक 40%, एक 80 to 100% होना चाहिए, दैट यू मस्ट नो। तो दीज आर द प्री रिक्वेसाइट। और जो कोशिश करो आप हमेशा लेफ्ट आर्म में लो, नियर द हर्ट लो, और जो बीपी इंस्ट्रूमेंट है वो एट द लेवल ऑफ हर्ट हो। इसीलिए कई अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट के पास आपने देखा होगा एक वर्टिकल सा इतना बड़ा सा बीपी इंस्ट्रूमेंट पड़ा होता है, क्योंकि यूजुअली जब पेशेंट स्टूल पे बैठता है तो बीपी इंस्ट्रूमेंट उसी के लेवल पे होता है, हर्ट पे। दैट इज व्हाई दोस कार्डियोलॉजिस्ट यूज दैट बीपी इंस्ट्रूमेंट। और लास्ट चीज क्या होगी कि आपको उसका जो ब्लैडर है वो मीडियली होना चाहिए, नियर द ब्रेकियल आर्टरी, और इसके बीच में कम से कम 3 सेंटीमीटर मीडियल मेलियोलस से आपका
गैप मीडियल मेलियोलस नहीं, सॉरी, मीडियल एपिकॉन्डाइल से कम 3 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ आके यहाँ तक कफ को बांध रखे, नहीं, 3 सेंटीमीटर कम से कम आप ऊपर गैप रखो, यहाँ आप कफ टाई कर दो पेशेंट का। और 30 mmHg ज्यादा इन्फ्लेट करो जब रेडियल आर्मरी बंद हो जाए, और 2 mmHg पर हार्ट बीट से आप उसको प्रेशर को ड्रॉप करोगे। और दोनों आर्म्स में रीडिंग लोगे, दोनों आर्म्स में जिसमें ज्यादा है उसको प्रेफर करोगे। कैन एनीबडी टेल मी 2 causes ऑफ अनइक्वल आर्म बीपी? एक आर्म में अलग है, एक आर्म में अलग है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द नॉर्मल डिफरेंस बिटवीन बोथ द आर्म्स? टाकायासु, बहुत बढ़िया अनिरुद्ध, बहुत बढ़िया। टाकायासु एओर्टो आर्थराइटिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉज इन इंडिया एज वेल एज इन चाइना एंड एशिया। भूमराज, कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा का एक वेरिएंट होता है जो कि करेगा, नॉर्मल जो अपने अडल्ट्स में देखने को मिलेगा वो अपर लिम लोअर लिम में डिफरेंशिएट करेगा, लेकिन दैट विल बी कंसिडर। एओर्टिक डिसेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो टाकायासु एओर्टिक डिसेक्शन सर्वाइकल रेब, आपके लिए टाकायासु और एओर्टिक डिसेक्शन जरूर पता होना चाहिए। इसीलिए हमेशा मैं आपको बार बार एक ही बात पे एम्फेसिस करता हूँ, आप भले ही इमरजेंसी में बैठे हो, भले ही ओपीडी में बैठे हो, पेशेंट की कुछ भी कंप्लेन है, अगर आपके पास बीपी लेने का टाइम है तो एटलीस्ट ऑलवेज ऑलवेज उसके एक बार पल्स पे हाथ रख लो, दैट विल टेल यू 100 ऑफ द थिंग्स। आपका मेजर ब्लंडर नहीं होगा। लाइक आई विल टेल यू, मेरी इमरजेंसी थी हॉस्पिटल में वन टाइम, एंड ए 15-year-old kid come to me with her parents, और they were multiple vague complain, है ना? क्योंकि many of the patient we received young female were anxiety patient, so the bias is also a problem. I was also little biased and there was emergency rush at that time. So she complained कि मेरा जी घबरा रहा है and vomiting हो रही है। तो आई जस्ट gave her antacid and antiemetics. I told her to just rest, है ना? Then after 30 minutes they came to me, they were planning to go, and I asked the kid कि यार आपकी तबीयत कैसे है? And she said I am still not good. So what I did, just there was too much rush in the emergency, and I just palpated his, this was my basic thing always, to see the pulse. So I just saw her pulse and I find it very feeble and thready and very tachycardic. I calculated the heart rate, that was 130, and with a feeble pulse, and I took the pp and she was walking and talking her and her bp was 70 systolic. ठीक है, I immediately got alarmed. I got 2 IV cannulas. I started IV fluid and immediately started vasopressor, took a thorough history, and she was a case of mitral valve replacement. She had RHD earlier and her mitral valve was replaced. I started him on her on vasopressor. I urgently got his CBC and LFTs, and her LFTs were through the roof. It was like OTPT were in the range of 500. That was why she was vomiting, and her TLC was also raised around 14,000. And we managed him on IV antibiotics, antiemetic, and vasopressor. And next day we urgently got a cardiology reference, and they noted that it is a very large ball wall thrombus. जो उसका आर्टिफिशियल मिट्रल वॉल था उसके ऊपर लार्ज थ्रोम्बस बन के वो पूरी कैविटी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रखा था, उसने पूरे आउटफ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करा था एलए के, और उसके कारण उसका कार्डियक आउटपुट पुअर हो रहा था। दैट इज वाई शी हैड हेपेटाइटिस एंड दैट इज वाई शी वाज इन शॉक। तो वी इमीडिएटली ट्रांसफर्ड हर टू CTVS and they changed the valve and they started anticoagulation. So the thing I want to tell you is always and always never get biased. Just check the pulse if you don't have enough time. Otherwise हमेशा vital देखने हैं, BP, pulse, SpO2 और sugar. The fourth vital is sugar. Never miss that. Always make it a habit. Each and every patient check these 4 vitals. Otherwise sometimes there will be a big blunder that will be waiting for you. तो make it a habit at any level, check these. जब भी आपको समझना है और समझ आ भी रहा है, check these, है ना? Make it a fixed funda. तो अब अपने आते हैं बीपी, आपने कर लिया, चेक कर लिया, एटलीस्ट 2 रीडिंग देखी, आपने ज्यादा देखी, विल स्टार्ट द ट्रीटमेंट एज वी सेड. नाउ आई विल गो टू द notes section, and we will quickly go through the notes. Just give a thumbs up if
स्पीड अगर बहुत ज्यादा नहीं है, इफ यू ऑल आर कैचिंग अप देन वी विल गो विद दिस। ठीक है, किसी को भी स्पीड ज्यादा लगे प्लीज डू कम्युनिकेट यार, है ना। नाउ आई विल शेयर द स्क्रीन एंड विल बी क्विकली गो थ्रू ऑल द नोट्स। ओके, ठीक है। देखो, अब यहाँ हाइपरटेंशन की गाइडलाइन देखें, 2017 की एएचए गाइडलाइन, अगर आपके किसी नोट्स में इससे भी लेटेस्ट हो तो आप उसको कंसीडर कर लीजिए। 120/80 से कम इज नॉर्मल बीपी, 120 से 130 और 80 से कम, 80 से कम ही इट इज नोन एज एलिवेटेड बीपी। लेकिन अगर 130 से 140 के बीच में, 80 से 85 के बीच में है तो आप उसको स्टेज 1 हाइपरटेंशन बोलोगे, और 90 से ज्यादा, 140 से ज्यादा है तो स्टेज 2 हाइपरटेंशन। तो आपकी आधी चिक चिक खत्म होगी कि यार स्टेज 3 4 क्या याद रखना, नहीं। 130 से 140 स्टेज 1, 140 से ज्यादा स्टेज 2, अब भले वो 170 हो, 180 और 200। बीपी शुड बी एवरेज ऑफ एटलीस्ट 2 केयरफुल रीडिंग्स। जैसा केयरफुल का मतलब मैंने सारी बातें बताई, 5 मिनट रेस्ट कराना है, लेफ्ट आर्म में प्रेफर करो, और दारू और सिगरेट नहीं पी होनी चाहिए, कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, ऑन एटलीस्ट 2 डिफरेंट ओकेजन। सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी इन द 2 कैटेगरीज। अगर मान लो आपको डाउटफुल हो रहा है कि यार सिस्टोलिक बीपी तो उसका आ रहा है 135 मान लो, ठीक है, लेकिन डायस्टोलिक बीपी आ रहा है 94, तो आप इसको क्या कंसीडर करोगे, इस पेशेंट को स्टेज 2 में, जो भी जब भी हायर है उसको कंसीडर करोगे। ऐसे ही राइट और लेफ्ट आर्म दोनों में बीपी लोगे तो जो ज्यादा है उस आर्म वाली को ही कंसीडर करोगे। एओर्टिक डिसेक्शन में उसी बेसिस पे ट्रीटमेंट होता है। टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन, प्राइमरी या एसेंशियल जिसको बोला जाता है, और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन में मल्टीपल फैक्टर होते हैं, पॉलीजेनिक होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, रास भी ज्यादा होता है, और मल्टीपल रिस्क फैक्टर होते हैं। सिंगल चीज के कारण प्राइमरी हाइपरटेंशन नहीं होता। रिस्क फैक्टर क्या क्या है, स्मोकिंग, ओबेसिटी, सॉल्ट और स्ट्रेस। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन सा, डायबिटीज। ये सारे क्या है, मॉडिफाइबल। आप इनको बंद कर सकते हो, आप इनको बंद कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी डायबिटीज है तो आप उसको क्योर नहीं कर सकते, सिर्फ मैनेज कर सकते हो। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन मॉडिफाइल, ये सब मॉडिफाइबल। मोस्ट इफेक्टिव क्या है, वेट लॉस। 1 किलो वेट लॉस मतलब 1 से कम हो जाएगा बीपी। डायग्नोसिस कैसे, 2 बार कम से कम बीपी चेक करोगे, दो अलग अलग ओकेजन पे चेक करोगे एटलीस्ट। हाउ टू चेक द बीपी, आप कम से कम 5 मिनट रेस्ट करो और आधे घंटे तक उसने कोई दारू, चाय, कॉफी, स्मोक नहीं पिया होना चाहिए। यूज प्रॉपर टेक्निक, जैसे आर्म हर्ट के लेवल पे होना चाहिए, और कफ को मिडल ऑफ अपर आर्म पे बांधना चाहिए, और ब्लैडर की विड्थ मैंने बताया एटलीस्ट 40% ऑफ आर्म सर्कमफ्रेंस होनी चाहिए, और लेंथ एटलीस्ट 100% ऑफ आर्म सर्कमफ्रेंस होना चाहिए। बेटर टू से ब्लैडर विड्थ एंड कफ लेंथ, है ना, नॉट ब्लैडर लेंथ, कफ लेंथ। रिकॉर्ड इन बोथ आर्म एंड कंसीडर आर्म विथ हायर बीपी। जो मैंने बताया जिसमें ज्यादा बीपी होगा उसी को कंसीडर करेंगे। और 30 mm Hg अबव विच रेडियल पल्स एग्जॉस्ट हो जाओ, सबसे पहले बीपी चेक कैसे करोगे, रेडियल पल्स पे हाथ रखोगे, और जब रेडियल आना ही बंद हो जाए, उसके मान लो रेडियल 130 पे बंद होगी, तो आप मरकरी को कितने तक लेके जाओगे, डायल को कितने तक लेके जाओगे, उसके ऊपर 30 और ऐड कर दो, 160 तक लेके जाओगे, और उसके बाद आप नीचे आना लगोगे। अगर फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी का जो लेक्चर होता है वो इसी ये चीज अपने को सिखाता है, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। स्टेप 4 क्या होगा, रिकॉर्ड प्रॉपरली। क्या, हमेशा मेंशन करो कि आपने सुबह लिया था बीपी उस पेशेंट का, शाम को, और पेशेंट कौन सी आर्म में लिया था, है ना। बहुत बार क्या होता है टाकायासु में, वी हैव सीन, लाइक आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ माय पेशेंट। एक पेशेंट, लाइक, जस्ट रुको, आप ऐसा करो, टाकायासु, आई विल गिव यू एग्जांपल आप जस्ट आफ्टर दिस। ठीक है, आपको एवरेज क्या लेना है, कम से कम 2 रीडिंग का एवरेज लेना है ऑन 2 डिफरेंट ओकेजन्स। ठीक है, इन केस ऑफ एएफ, एवरेज ऑफ एटलीस्ट 3 रीडिंग्स। अगर कोई यहाँ एमडी का स्टूडेंट बैठा है जो कि एमडी कर रहा है, या फाइनल ईयर का स्टूडेंट बैठा है, तो उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एएफ के पेशेंट में कितनी बार रीडिंग लोगे, वो आपको बोलना है सर 3 बार लेंगे। क्यों, क्योंकि कई बार फीबल होती है पल्स, कभी अगर स्ट्रांग होती है, तो आप हर बार सिस्टोलिक डायस्टोलिक आपका अलग अलग आएगा, तो आपको 3 रीडिंग लेना, उसका एवरेज बीपी लेना है। अगर मान लो आपके पास पेशेंट है, मान लो 136/80,
82 बीपी का, और ऐसी रीडिंग दो एक बार आ गई और सिम्टम नहीं है, यू आर डाउटफुल कि कहीं ये व्हाइट कोट हाइपरटेंशन तो नहीं है, कि जब मरीज मेरे पास आ रहा है तो मेरी डरावनी शक्ल देख के उसका बीपी ज्यादा हो रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो आपको क्या करना है, यू जस्ट एडवाइज हिम इफ इज अफोर्डेबल इनफ ना, तो आपको 24 आवर एम्बुलेटरी बीपी एडवाइस करना है। देखो, दिस इज द 24 आवर एम्बुलेटरी बीपी, ये इसका डिवाइस होता है जो कि रिकॉर्डिंग करता है, और इस आर्म में इसका कफ लगा हुआ है, और इसकी ये यहाँ अब ये कफ 24 घंटे उसके पड़ा रहता है, अपना पेशेंट काम करता रहेगा, ऑफिस में जाके काम करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये 24 घंटे की बीपी रिकॉर्डिंग ले आएगा और ये अपने को बता देगा कहीं पेशेंट को paroxysmal हाइपरटेंशन या फिर व्हाइट कोट हाइपरटेंशन तो नहीं हो रहा। ये मशीन आपने अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट के पास देखी होगी, कि क्योंकि ये अपने जब पेशेंट बैठता है ना तो उसकी आर्म इसी लेंथ पर आती है, पेशेंट की आर्म इसी लेंथ पर आती है, ठीक है। अब ये देखो, ये अपने बीपी इंस्ट्रूमेंट के पार्ट है, मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो, लेकिन ये जो अपना, लाइक आई विल शो, ये जो अपना है कफ, इसके अंदर ये ब्लैडर पड़ा होता है, इसके अंदर ना यहाँ से डालते हैं ब्लैडर को, दैट इज कॉल्ड ब्लैडर, इसको ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। अब एक आपको गलती बता देता है, मैं भी जब यूजी में था मेरे को किसी ने बताया नहीं था, तो कभी पता नहीं चलता, ये चीजें पता होनी चाहिए ताकि आप पेरीफेरी में जाके आपको कोई मिस ट्रीट ना करे। जैसे ये देखो, आपको छोटा सा व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये वॉल्व होता है। तो बहुत बार आपको लगेगा यार बीपी इंस्ट्रूमेंट खराब है, आपका मरकरी तो ऊपर राइज ही नहीं हो रहा, आप बोलोगे बीपी इंस्ट्रूमेंट चेंज करो, वो बीपी खराब नहीं है, आपको वॉल्व ऊपर करना है, इसमें से डायरेक्शन दी होगी कि ऐसे करके ओपन करो, तो आप जैसे इसको ऊपर करोगे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल वर्क। और सरकारी में आधी बार ये खराब होता है तो ये 24 घंटे ही काम करता रहता है, लेकिन अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसमें वर्क करेगा, आपको पता होना चाहिए। तो आइडियली आपको जब भी बीपी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर रहे ना, यू शुड क्लोज द वॉल्व, ताकि ना मरकरी लीक आउट ना हो जाए, ठीक है, हमेशा ये चीज ध्यान रखो। ये 24 आवर एम्बुलेटरी बीपी हो गया। ट्रीटमेंट क्या होगा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो, वेट लॉस मोस्ट इफेक्टिव है, बाकी आप ऑब्वियसली सिगरेट पीना बंद करो, दारू पीना बंद करो, और सॉल्ट खाना बंद करो, रिलैक्सेशन मेथड। अब मरीज बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो भाड़ में जाओ, मैं कुछ भी नहीं करने वाला, मैं मस्त दारू पीऊंगा, मैं सिगरेट पीऊंगा, मैं चिल करूंगा जीवन में, मेरे को फालतू का ज्यादा बाबा बूबा नहीं बनना, तो आप तो मेरे को दवाई दे दो, मैं दवाई ले लूंगा। तो आप उसको क्या शुरू करोगे, एस या एआरबी या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। तो आपको रामबाण आपके लिए ड्रग क्या, एमबीबीएस स्टूडेंट हो, आपसे मान लो एमबीबीएस स्टूडेंट हो, आप घर पे गए, आपके पड़ोसी ने पूछा कि यार मेरा बीपी ज्यादा रहता है क्या ले, तो ये नहीं बोलना कि बॉस से पता करके बताऊंगा, आपको थग लाइफ की तरह बोलना है कि आप तो एम्लोडिपिन लो और मस्त रहो, ठीक है। तो बिकॉज इट इज गो टू ड्रग सेफ इन डिरेंज रीनल फंक्शन, डिरेंज एलएफटी, डिरेंज आरएफटी, एंड इसके लिए कोई मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है, बढ़िया ड्रग है। बाकी आपकी प्रायोरिटी टेलमिसार्टिन रहती है, लेकिन अगर आपके पास कुछ रिपोर्ट्स नहीं है तो जस्ट गो विथ एम्लोडिपिन। अब स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, कहाँ क्या प्रेफर करना है, मान लो पेशेंट डायबिटिक है, तो आप एस और एआरबी प्रेफर करते हो टू डिक्रीज द रेफ्रोपैथी एंड रेटिनोपैथी। पेशेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन या सीएडी बोल दो, सिर्फ एमआई भी नहीं, एनएसटी, एमआई, एसीएस, अनस्टेबल एंजाइना, स्टेबल एंजाइना, सब में बीटा ब्लॉकर और एसीआरबी देना, बिकॉज मोर्टेलिटी में बेनिफिट होता है। फेलियर का पेशेंट है, एसीआरबी और बीटा ब्लॉकर देना है, मोर्टेलिटी बेनिफिट है। आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, मतलब डायस्टोलिक 70 है अभी भी, लेकिन सिस्टोलिक उसका 180 है, थायजाइड डाययूरेटिक दे दोगे, ठीक है। माइग्रेन या हाइपरथायराइडिज्म है तो बीटा ब्लॉकर इज, याद करो आप यहाँ से चलो आपसे दो क्वेश्चन पूछता हूँ। कैन एनीबडी टेल इन द ग्रुप व्हाट आर द टू कॉजेज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन दैट यू नो, कोई भी। देखो, वन इज हाइपरथायराइडिज्म, सेकंड इज, अगर आपको याद हो, एओर्टिक रीगर्गिटेशन। एओर्टिक रीगर्गिटेशन में क्या होता है, देयर इज वाइड पल्स प्रेशर, तो डायस्टोलिक तो नॉर्मल या लो मिलता है और सिस्टोलिक ज्यादा रहता है। तो ये दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं। और इसी से माइग्रेन का कोई अबॉर्टिव ट्रीटमेंट बताएगा, मान लो मैं अभी आपके पास लेके आ जाता हूँ कि मेरे डॉक्टर साहब मेरे बहुत तगड़ा सर दुख रहा है, माइग्रेन है, फोटोफोबिया है, फोनोफोबिया है, ये तो आप सबको याद होगी, एक ड्रग आप जो फार्मा में पढ़ते हो कि माइग्रेन के टर्मिनेशन के लिए क्या ड्रग दोगे, कोई तो बताओ यार, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो यार।
प्रोपेनोलोल, देखो यही बात मैं बता रहा था प्रशांत, ट्रिप्टेंस, बिल्कुल सही अभिषेक, सुमा ट्रिप्टेन, है ना। दीज आर द ट्रिप्टेंस आर द ड्रग दैट यू यूज फॉर टर्मिनेशन। प्रोपेनोलोल बीटा ब्लॉकर हो गया या वेलप्रोइट हो गया, दीज आर द ड्रग्स दैट यूज फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन। प्रिवेंटिव थेरेपी, माइग्रेन का ट्रीटमेंट एक तो प्रिवेंटिव होता है, एक अबॉर्टिव। अबॉर्टिव में आप ट्रिप्टेंस यूज करोगे, प्रिवेंटिव में आप वेलप्रोइट और बीटा ब्लॉकर यूज करोगे। ठीक है, तो एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे, आपका बीपी भी कंट्रोल हो जाएगा और आपका माइग्रेन भी कंट्रोल हो जाएगा। मान लो पेशेंट को प्रोस्टेट है तो प्रोस्टेट के लिए टेम्सुलोसिन देते हैं, वो क्या है, अल्फा ब्लॉकर। उसका भाई दे दो प्राजोसिन, तो दोनों काम करेगा, बीपीएच में भी काम करेगा और बीपी भी कम करेगा। अस्थमा और डिप्रेशन में अवॉइड बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज अवॉइड बीटा ब्लॉकर, यूज एस इनहिबिटर। ऑस्टियोपोरोसिस में थायजाइड देते हैं, क्यों देते हैं, बिकॉज ये ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है। यही रीजन है, मान लो किसी के बार बार कैल्शियम स्टोन हो रहे हैं ना, किसी के बार बार कैल्शियम स्टोन हो रहे हैं, तो आप उसको क्या देते हो, आप उसको थायजाइड डायूरेटिक देते हो, ताकि उसका ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़े और रीनल ट्यूब्यूल में कम हो, ताकि उसका स्टोन ना बने। लेकिन आप कौन सी चीज में थायजाइड अवॉइड करोगे, जहां पेशेंट को हाइपर कैल्सीमिया है ऑलरेडी, वहां आप थायजाइडिक डायरेटिक अवॉइड करोगे। प्रेगनेंसी में कौन सी सेफ नहीं है, एस और एआरबी। कौन सी दे सकते हो, बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। पिछली बार मैंने बताया था, कोई बताओ प्रेगनेंसी में एक ऐसी जगह जहां आपको एस इनहिबिटर भी देना पड़ता है, इतना जरूरी होता है, कोई बताएगा। एक लेक्चर में मैंने शेयर करा हुआ आप लोगों से, क्या है वो, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के कारण अगर एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन हो रहा है, किडनीज का डीअरेंजमेंट हो रहा है सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के कारण, देन यू विल नीड एस इनहिबिटर, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, पहली तीन लाइन की ड्रग कौन सी है, एस, एआरबी, एस और एआरबी, देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और फाइनली डाइजेटिक थायजाइड। अगर इनसे भी सही नहीं हो रहा तो आप दीज क्लास ऑफ ड्रग, हाइड्रोलाजीन जो कि आर्टीरियोडायलेटर है, क्लोनिडीन, मिनॉक्सिडिल, अल्फा मिथाइल डोपा। अल्फा मिथाइल डोपा किस में यूज करते हैं, प्रेग्नेंट फीमेल में हाइपरटेंशन में क्या कराती है, हिमोलिसिस भी कराती है। तो दीज आर नेवर द फर्स्ट लाइन, दे आर ऑलवेज फोर्थ एंड फिफ्थ लाइन। तो जब पेशेंट मान लो आपके पास सीकेडी का पेशेंट आता है ना, तो सीकेडी वालों में आपने बहुत बार कॉमनली क्लोनिडीन चलाई होगी, हाइड्रालाजीन चलाई होगी, इट इज वेरी कॉमन। ठीक है, मिनॉक्सिडिल कहाँ यूज करते हो, अगर यहाँ चैट में कोई लड़के हैं तो बताओ यार, मिनॉक्सिडिल कहाँ यूज करते हैं अपने लोग। ऐसा मत करो यार, मिनॉक्सिडिल तो बता दो यार, अगर तुमने यूज नहीं करी तो, है ना। एलोपेशिया, हेयर ग्रोथ बेटर, बेटर डू नॉट से एलोपेशिया डायरेक्टली, बेटर इज मेल पैटर्न बाल्डनेस, है ना, उसके अंदर आप यूज करोगे, ठीक है। फिर हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, आई हैव टोल्ड यू देयर इज नो एविडेंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज, यूज नो हॉस्पिटलाइजेशन, ओरल ड्रग आप यूज करोगे, आप इसमें स्लो डिक्रीमेंट इन बीपी, नॉट सडन। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी या क्राइसिस क्या होता है, जहाँ बीपी तो ज्यादा है लेकिन टारगेट एंड ऑर्गन डैमेज और पेपिलिडीमा है, अर्जेंट कंट्रोल करना है। तो मान लो सीएनएस का पेशेंट, सीवीए इन्फार्क्ट का आ गया, सीवीए हेमरेज का आ गया, 200 बीपी के साथ आप लेबेटालॉल करोगे। अगर हर्ट पर आ गया तो मान लो फेलियर में आ गया, चेस्ट पेन के साथ एमआई के साथ आ गया, एनटीजी यूज करोगे। अदर ड्रग कैसे निकार्डिपिन और नाइट्रोक्लूसाइड। एंड ऑर्गन कैसे, ब्रेन में मान लो हाइपरटेंसिव एंसेफेलोपैथी होगी, हेमरेज हो गया, फंडल ब्लीड होगी एंड ब्लड विजन हो गया। हार्ट में हार्ट फेलियर हो गया, ट्रोपोनिन 9 बढ़ गया, एओर्टिक डिसेक्शन हो गया, किडनी में एकेआई हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया था, बीपी बहुत ज्यादा है तो हार्ट की आत्मा निकल जाएगी इतने प्रेशर के अगेंस्ट पंप करने में, तो थोड़ा बहुत इस्कीमिया और इन्फार्क्ट, सब एंडोथेलियल इस्कीमिया इन्फार्क्ट हो सकता है। तो इसलिए कभी है ना, अगर आपकी रेजिडेंसी मेडिसिन में करो या किसी भी सब्जेक्ट में करो ना, तो आपका कोई एक ऐसा पेशेंट होगा, मान लो किसी का 210 210 220 इतना ही बीपी रह रहा है ना, आप उसका ट्रॉपा ही कराओगे ना, 50% टाइम उसका ट्रॉपा ही रेज रहेगा, ये नहीं कि उसको एस्पिरिन एलएमडब्ल्यूएच ये सब लगा दो, वो पेशेंट हेमरेज से मर जाएगा। वो चीज उसकी फिजियोलॉजिकल है, इतने ज्यादा बीपी के अगेंस्ट। सिंपल सी बात है, जब पंप ज्यादा मोटर के ज्यादा, जब पंप ज्यादा हैवी प्रेशर के अगेंस्ट पंप करेगा तो वो फेल ही होएगा, तो उसमें इस्कीमिया होगा। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हेमरेज इन द ब्रेन कौन सी है, प्यूटामन है। आर्टरी ऑफ स्ट्रोक जो कि प्यूटामन को सप्लाई करती है, लेंटिकुलर स्ट्राइट ब्रांच ऑफ मिडल सेरेब्रल आर्टरी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस एनसीटीटी हेड। तो आप ये डायग्राम देखो,
इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ये प्यूटामेन साइड के अंदर है, ये प्यूटामेन साइड के अंदर है, यही क्या होएगा, हेमरेज हो जाएगा। अब आप इससे कोरिलेट करो, देखो यही दिख रहा है, यही हेमरेज हो रहा है। ये क्या है, सिटी स्कैन, ठीक है सिटी स्कैन। यहाँ स्कल मतलब जो अपना को बोन क्या दिखाई दे रही है, ये क्या है, बोन है, ये बोन है, बोन वाइट दिखाई दे रही है, सिटी स्कैन है। तो हेमरेज भी देखो हाइपर डेंस दिखाई दे रहा है, तो प्यूटामिन की ब्लीड है। ये देखो ये भी प्यूटामिन की ब्लीड है। यहाँ ये थैलेमस की ब्लीड है। ये सब कॉर्टिकल तो आपको याद नहीं रखना। ये सेरेबेलम की आपको दिख ही रही है, एक साइड सेरेबेलम की ब्लीड। एओर्टिक डिसेक्शन अब देख लो, एओर्टिक डिसेक्शन ध्यान रखना यार, आपका 90% चांस होता है एम्स में, INI-CT में, नीट PG FMG में एक क्वेश्चन एओर्टिक डिसेक्शन का आएगा, फेवरेट है। फॉल्स ल्यूमन बन जाती है एओर्टिक डिसेक्शन, मतलब एओर्टा खुद ही अंदर फट जाती है, तो दो ल्यूमन बन जाती है। तो जैसे देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये ट्रू ल्यूमन है, ये फॉल्स ल्यूमन है। तो ब्लड है ना, रिस रिस के मान लो यहाँ से फट गई ना एओर्टा, यहाँ छेद हो गया, तो ब्लड निकल के यहाँ इतने प्रेशर से, 180 प्रेशर से, 200 प्रेशर से लगभग यहाँ निकल रहा होता है ब्लड, क्योंकि उस टाइम BP बढ़ जाता है। तो ब्लड यहाँ रिसेगा और इस एओर्टा को अंदर से कंप्रेस करेगा, दैट इज एओर्टिक डिसेक्शन। ठीक है, तो ये अलग अलग इसके टाइप है, ये सर्जरी में इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके यहाँ भी पूछा जाएगा। ये आप डायग्राम याद रख लेना डिसेक्शन का। अगर डिसेक्शन ऊपर की तरफ कैरोटिड को इन्वॉल्व करता है तो आपको स्ट्रोक के सिम्टम आएंगे, हेमीप्लेजिया। लेकिन अगर डिसेक्शन नीचे आता है, यहाँ नीचे आता है, अगर ऊपर जाता है तो कैरोटिड को इन्वॉल्व कर लेगा। नीचे यहाँ दोनों साइड से क्या निकलती है, कोरोनरी आर्टरी। मैंने जब आपको MI पढ़ाया था तब मैंने बताया था एओर्टा की शुरुआत से कोरोनरी ऑस्टिया होता है दोनों साइड में, और वहां से कोरोनरी आर्टरी निकलती है, तो वहां निकलेगा तो MI हो जाएगा। ये आपके फोटो आती है कॉमनली जो आपके पूछे जाती है, ये देखो ये फोटो आपसे पूछी जाती है, जिसमें ये एओर्टा है, ये असेंडिंग एओर्टा है, डिसेंडिंग एओर्टा है, तो देखो ये बीच के अंदर टीयर हो रखा है ये, ठीक है, ये आपके फोटो। अब मान लो आपको, आप इमरजेंसी में बैठे हो, मान लो आप CHC पे बैठे हो, एक पेशेंट आई सीवियर चेस्ट पेन के साथ, मेरे पास इमरजेंसी में एक ही बार हुआ था, बट आई वाज नॉट श्योर, फाइनल डायग्नोसिस मेरे को पता नहीं लगा। लेकिन एक पेशेंट आई, 60 ईयर ओल्ड फीमेल आई थी, सीवियर चेस्ट पेन विद इंटरस्केपुलर पेन, है ना, क्लासिकल एओर्टिक डिसेक्शन का पेन था। एंड एज यूजुअल आई ऑलवेज my like our unit head always insisted us to check BP in both the arms, or at least see the pulse in both the arms. So I checked BP in her both arm. One arm the BP was 220 by 110, and in other arm it was 130 by 80. And her pain was classical. I thought of aortic dissection. I gave her IV labetalol, and at that time I was not aware that I should get a chest X-ray. CT was not available in the urgency. I immediately referred her to nearby AIMS. So that she can got early CT angio and then transfer to CTVS. तो she was symptomatically better. तो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। तो एक्सरे पे आपको क्या दिखेगा, मेडिएस्टिनल वाइडनिंग, एओर्टा ऐसे ये फूल के, देखो ये फूल रही है ना एओर्टा, ये फूल जाएगी, ये देखो ये फूल रही है एओर्टा, साइज बढ़ रहा है, तो मेडिएस्टिनल वाइडनिंग होगी। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ट्रांस इसोफेजियल इको, जो कि इमरजेंसी में होती नहीं कॉमनली। ट्रीटमेंट लेबेटोलॉल दोगे, सर्जिकल रिपेयर करोगे। कॉमन किस में होता है, हाइपरटेंशन में, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, मार्फन और सिफिलिस। मार्फन के पेशेंट में आपके सारे जो अपने सॉफ्ट टिश्यूज है वो यूजुअली वीक हो जाते हैं, तो वेसल इजीली रप्चर होती है। मार्फन सिंड्रोम में एओर्टिक डिसेक्शन होता है। फाइनल अपना पॉइंट आ गया, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। व्हेन टू सस्पेक्ट द सेकेंडरी हाइपरटेंशन, एज इज लेस देन 30 और मोर देन 60, टू यंग और टू ओल्ड, न्यू ऑनसेट हाइपरटेंशन या रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन इसको बोलेंगे। तो इन इन केस के अंदर आप रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, जो कि 3 ड्रग्स पे भी नहीं कंट्रोल है, वन शुड बी डायूरेटिक, ये ध्यान रखना। आपके MD लेवल तक ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। तो अब मान लो आपने सोच लिया कि यार एक 25 साल का बंदा है, BP ज्यादा है, तो आपको क्या क्या देखना है। आप एब्डोमिनल में ब्रीव सुन रहे हो तो आपको रीनल आर्टरी स्टेनोसिस सोचना है। अगर सुंगी है तो इट इज वेरी स्पेसिफिक फॉर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, गिव हम ACE inhibitor. If there is history of muscle weakness, you see the potassium, it is hypokalemia, तो आपको कौन सिंड्रोम
सोचना है, रेनिन एल्डोस्टेरोन एक्टिविटी करानी है और ट्यूमर को रिमूव करना है। अगर वो नहीं है तो लिडल सिंड्रोम सोचना है, एमिलोराइड देना है जो कि ईनैक इनहिबिटर है, ठीक है। अगर उसके बफेलो हम पे अब्डोमिनल स्ट्री है, ट्रंकल ओबेसिटी है, तो आपको कुशिंग के बारे में सोचना है और उसके कॉज को ट्रीट करना है। फाइनली अगर किसी ने हाउस देखा हो ना, डॉक्टर हाउस, तो उसमें बहुत ही अच्छा एक एपिसोड है जिसमें एक कैदी होता है जिसने मल्टीपल मर्डर करे होते हैं, और उस कैदी की उन्होंने बहुत ही बढ़िया हिस्ट्री और साथ में डिपिक्शन दिया है ऑफ फियोक्रोमासाइटोमा, जहां बंदे को अचानक बिना बात एकदम से उसका हेडेक होने लगता है, एकदम से उसको स्वेटिंग होने लगती है, फ्लशिंग होने लगती है और सडन एग्रेशन आता है, एंड ही एग्रेशन इज सो मच that he kills the people without any reason, है ना, because one of his murder is without any motive, और उसको बस किसी की छोटी सी बात पे चिढ़ मच गई एंड he killed that person। तो दैट इज एपिसोडिक हाइपरटेंशन, क्योंकि वहां क्या होता है, फियोक्रोमोसाइटोमा में ना 24 घंटे रिलीज नहीं हो रहा होता बॉडी में एपिनेफ्रिन, बस कभी कभार जब वो ट्यूमर थोड़ा उसको ट्यूमर को कोई मैनिपुलेट कर दे या फिर बाहर से उस पर प्रेशर लग जाए या फिजियोलॉजिकली, वो 24 घंटे नहीं, कभी कभार अचानक बर्स्ट में एपिनेफ्रिन रिलीज करेगा। जैसे ही एपिनेफ्रिन रिलीज करेगा तो फाइट फाइट फ्राइट के सिम्टम आएंगे, पेशेंट का बीपी बढ़ेगा। तो उस केस में आप क्या कर दो, ट्यूमर को। तो अगर आप हिस्ट्री लो हमेशा कि अचानक आप गुस्सा आता है क्या, अचानक, और नॉर्मली हाइपरटेंसिव पेशेंट को गुस्सा आता है क्योंकि बीपी के कारण उसको ज्यादा गुस्सा आता है, इट इज इरिटेटिंग टू देम, तो उनको पता नहीं होता। ऐसा नहीं तो हर में ये सोचो, लेकिन आप यू कैन जस्ट चेक द हिस्ट्री, फ्लशिंग की हिस्ट्री है, एक्सटेंसिव डायफोरेसिस की हिस्ट्री है, और सडन विदाउट एनी कॉज एग्रेशन की हिस्ट्री, थिंक ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा। लोअर लिम्ब की वेस्टिंग है और लोअर लिम्ब का बीपी कम है, अपर लिम्ब का ज्यादा है, तो आपको क्या सोचना है, कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा, आप उसको जाके आर्टिफिशियली डायलेट कर दो। तो ये अपना लगभग लेक्चर पूरा हो जाता है। कंक्लूड करने के लिए आई विल टेल यू इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ टाकायासु एंड हाउ like always the physical examination is the first priority। आपको फिजिकल एग्जामिनेशन अगर आपका स्ट्रांग है so you can diagnose rare disease with a common practice। Like I had a 30-year-old female that had one kid. Her kid was born around 6 months back, and since those 6 months, she was having myalgia and multiple body aches, and she was experiencing episodic shortness of breath during moderate activity, and she came to heart failure in the hospital. She was presented with shortness of breath with bilateral clefts, and she that first time she presented at 2 months of post pregnancy, and nobody did a thorough examination, and patient was treated as heart failure। हर इको वाज डन, इको में एलवीएच था, और एक ही आर्म में सब लोगों ने बीपी लिया, बीपी ज्यादा था तो उन्होंने हाइपरटेंशन और एलवीएफ करके दे डिस्चार्ज पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी एंड डिस्चार्ज हो गया पेशेंट। देन शी केम टू अस सेकंड टाइम, and just as a physical examination in emergency we saw the this care patient 30-year-old है, बीपी 200 आ रहा है, एटलीस्ट दोनों आर्म्स में तो चेक करो। एंड एज सून एज वी जस्ट चेक्ड हर radial in the left na, it was non palpable। we checked her brachial, it was non palpable, ठीक है। तो उसका ब्रेकियल और रेडियल नॉन पेल्पेबल था लेफ्ट का, और लोअर लिब में भी उसकी लेफ्ट साइड में पल्सेस फीबल थी। देन वी थॉट कि यार शी इज मिडिल एज फीमेल, शी इज हैविंग माइल्जिया, हर ईएसआर वाज आल्सो माइल्डली रेज्ड, her BP is through the roof, bilateral unequal BP है। सर immediately sir thought of कि अरे टाकायासु है, and we filled the criteria, all criteria were fulfilling, and we got a angio done, and in her angio there were multiple narrowing at the different levels, like at the carotids, at the subclavian most common, and she also had bilateral renal artery stenosis। So even a simple physical examination
improves your patient सर्वाइवल एंड लाइफ क्वालिटी। तो आपको छोटा छोटा, आपको बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है ना। इको इको सारी चीज, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन मोस्ट सुपीरियर है, ठीक है। तो आपको बीपी भी देखना और कहाँ कैसे देखना, दैट इज रेलेवेंट। सो आई होप यार you have some good insight on hypertension from now on. So have a good night. I will close the video. Those who want to ask the question, I will come back in a 1 second. Okay. Have a good night. I am coming.